हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चॉइस पे। सो फ्रेंड्स, हम अभी पढ़ रहे हैं पॉलिटी और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं पॉलिटी पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे हमारी जो कार्यपालिका है दी एग्जीक्यूटिव। तो हमने अभी देखा हुआ था पार्ट 1, जिसमें हमने देखा था हमारा जो संविधान निर्माण है उसके बारे में हमने देखा था कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, पार्ट 2 में हमने देखे थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में जाना था। पार्ट 3 में हमने देखे थे हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, और जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे। ठीक है, जो हमारे संविधान संशोधन थे, हमने उनको देखा था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ये चैनल पर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको आप देखिए। ठीक है, हम आज शुरू करते हैं हमारा जो पार्ट 4 है कार्यपालिका दी एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हमने देखा था जब हम संविधान का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने देखा था कि जो कभी किसी देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है, ठीक है, क्या होती है, जो किसी देश की राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसके मूल रूप से 3 स्तंभ होते हैं। ठीक है, मूल रूप से 3 स्तंभ होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो होता है विधायिका। ठीक है, जो सेकंड पार्ट होता है वो होती है कार्यपालिका, और जो थर्ड होता है, जो थर्ड स्तंभ माना जाता है वो होती है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका लेजिस्लेचर, ठीक है, कार्यपालिका द एग्जीक्यूटिव, और जो न्यायपालिका होती है वो हमारा होता है जुडिशियरी। ठीक है, तो जो हमारा लेजिस्लेचर होता है विधायिका, तो विधायिका वो होती है जो कोई कानून बनाती है। क्या करती है? कोई कानून बनाती है। ठीक है, और जो कार्यपालिका वो होती है जो इस कानून को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, कार्य करती है, उस कानून को लागू करती है। ठीक है, और जो न्यायपालिका होती है वो बेसिकली क्या करती है, जो विधायिका और जो कार्यपालिका जो भी काम करती है वो लोगों के अधिकारों का हनन ना करे। ठीक है, या फिर कुछ भी जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है इनके विधायिका के अंतर्गत या कार्यपालिका में जो भी होती है, तो उसका जो निपटारा होता है वो कहाँ होता है? जुडिशरी हमारी न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका होती क्या है। ठीक है, तो हमने हमने बेसिक समझ लिया कि कार्यपालिका वो होती है जो हम विधायिका जो भी कानून बनाती है, जो भी कार्य करती है, उसको लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कार्यपालिका में होता क्या क्या। कार्यपालिका का जो हमारी कार्यपालिका है उसमें कितना, मतलब कौन कौन शामिल होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे देश में संसदीय सरकार जो व्यवस्था है, इसमें जो संघ कार्यपालिका है, मतलब जो हमारी सेंट्रल कार्यपालिका है, इसमें कौन कौन होता है। तो इसमें जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, ये प्रधान माने जाते हैं। इनके बाद उपराष्ट्रपति होते हैं, फिर प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होते हैं, और फिर महान न्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको। ठीक है, तो ये हमारे संघ, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें ये लोग मेंबर्स होते हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, और जो हमारा कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, वो होती है, और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं राज्य की कार्यपालिका, मतलब कि ये जो हमारी होगी सेंट्रल लेवल पे, लेकिन हमारे देश में स्टेट डिवाइड्स हैं। तो ठीक है, तो हर एक स्टेट की अपनी एक कार्यपालिका होती है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है। तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री की सहायता के लिए पूरी मंत्रिपरिषद होती है, और महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हम आज की जो वीडियो, जो आज का चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे जो हमारी संघ की कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, इनका हमारे संविधान में कहाँ पे प्रावधान किया गया है, इनके क्या कार्य हैं, इनको क्या क्या शक्तियां प्राप्त हैं, किन अनुच्छेदों में इनका वर्णन है, इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और जो हम नेक्स्ट चैप्टर बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद वाला, उसमें हम देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से संबंधित जो भी प्रावधान संविधान में किए गए हैं उनके बारे में विस्तार में देखेंगे। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति होता है, इसके बारे में देखेंगे कि इनका जो संविधान में क्या वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, जब हमारा मतलब प्रथम नागरिक का मतलब है कि जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है, जो सबसे बड़ा पद होता है, एक जैसे राजा होते थे वैसे ही आज के समय में जो हमारे देश का सर्वोच्च जो स्थान है, प्रथम स्थान प्राप्त है, वो किसको है? भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो दूसरा क्या, संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, तो जो हमारा संविधान निर्माण हुआ था, तो उसमें जितनी भी शक्तियां प्रदान की गई वो सारी किसको दिए गई हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है
कि जो कार्यपालिका जो शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं, राष्ट्रपति में, लेकिन जो इसका जो वास्तविक शक्तियां कौन है, किसके पास है, तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में, क्योंकि जो पूरी शक्तियां होती, जो पूरे कार्य करते हैं वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है और मंत्रिपरिषद करता है, या इनकी सलाह पे राष्ट्रपति इस कार्य को करता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जो वास्तविक शक्तियां वो किसके पास है, हमारे प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है, अब हम इनसे संबंधित कुछ अनुच्छेद देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो अनुच्छेद 52 आता है वो उसमें क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 52 हमको बताता है कि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, अनुच्छेद 52 52। ठीक है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। अब क्या है, जो अनुच्छेद 53 है उसमें कहा गया है संघ के कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रहित में निहित होती है। जो हमने अभी देखा कि जो कार्यपालक शक्तियां तो राष्ट्रपति में होती हैं, लेकिन जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो किसमें होती है, प्रधानमंत्री में होती हैं। तो उसी को जो आर्टिकल, किस आर्टिकल में ये बात बताई गई है, तो जो आर्टिकल नंबर 53 है, अनुच्छेद 53 है, इसमें ये बात बताई गई है। ठीक है, 54 में क्या बात करी गई, 54 में चुनाव के बारे में बताया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कहाँ प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 54 में किया गया है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 55 चुनाव पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव किस पद्धति से किया जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है या अप्रत्यक्ष किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में जो भी वर्णन है वो कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 55 में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति का कार्यकाल। ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ किया गया, अनुच्छेद 56 में इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, कि इनका कार्यकाल क्या हुआ, कितने साल का होगा, तो बेसिकली जो होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, इसके बाद क्या बात करेगी, पुनः चुनाव, कि एक बार राष्ट्रपति बना दिए गए तो क्या दोबारा चुने जाएंगे। हाँ, हमारे देश में है कि कोई भी लिमिट नहीं दी गई है कि कोई भी राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। लेकिन इसके विपरीत यदि हम बात करते हैं हमारे देश की, तो हमारे देश में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं योग्यताएं। भैया राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए भी कुछ योग्यताएं होंगी, तो उनके बारे में क्या कहाँ बात करेगी, अनुच्छेद 58 में। ठीक है, इसके बाद क्या है 59, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की शर्तें हैं, इसके बारे में हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, 60 शपथ, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, क्या होता है, इसके बारे में अनुच्छेद 60 में वर्णन किया गया है। ठीक है, 61 महाभियोग, यदि संसद को लगता है कि राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं या वो कुछ गलत काम कर रहे हैं, कोई लाभ का पद धारण कर रहे हैं राष्ट्रपति होते हुए भी, तो महाभियोग लगाया जाता है। इसको आप सरल भाषा में बोले तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रोसेस होती है, उसकी गद्दी से हटाने की एक प्रोसेस होती है, उसका वर्णन 61 में कहाँ किया गया, महाभियोग में। ठीक है, तो जो महाभियोग की जो प्रक्रिया, ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि महाभियोग लगा, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगाया जाता है, इसकी जो ये पद्धति है ये कहाँ से ली गई है, तो हमारे संविधान निर्माण के समय पे इस पद्धति को कहाँ से लिया गया था, यूएसए से, कहाँ से, अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही स्पेशल टाइप की जो है शक्ति है, जिसमें क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ये कब होता है, जब हमारे देश की जो संसद है, ठीक है, वो संसद यदि कार्य में ना हो, लोकसभा या राज्यसभा के जो सदन है वो चालू नहीं होते हैं, उस टाइम यदि हम कोई कानून नहीं बना सकते और हमें एक आपत्ति आ जाती है या कुछ बहुत इमरजेंसी जैसी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति एक कानून के समान एक बिल जारी कर देते हैं, जो एक्ट एक तरीके से माना जाता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए लागू होता है, तो ये अध्यादेश होता है। ठीक है, इसके बाद होता है 143, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, तो यह है कि कुछ मामलों में राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, उसके पास ये शक्ति है। ठीक है, वो ऑर्डर दे सकता है कि मुझे इस मामले में आपकी सलाह चाहिए, तो इसके बारे में कहाँ वर्णन किया गया, 143 में। ठीक है, अब क्या हो गया, अब भारत एक आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लोग। ठीक है, ये बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है, जो कैग होते हैं, इसको कौन इनको कौन नियुक्त करता है। ठीक है, या फिर संघ लोक सेवा आयोग होगा, यूपीएससी, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष इनको कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आ जाता है प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री। ठीक है, तो जो भी प्रधानमंत्री होता है, ये पेपर में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में बहुत कुछ होता है, उसमें ये भी चुना दिया जाता है कि जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी गलत होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री की जो ऑफिशियली नियुक्ति है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान में रखिए, जो बहुत माइनर सी गलती कर देते हो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है,
संघ के मंत्री, जितनी भी मंत्री परिषद होती है, ठीक है, जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, राज्य मंत्री होते हैं, या जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, ठीक है, ये सबको कौन करता है, नियुक्ति करता है, वो कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल मार्क कर लिए, ये पेपर में आता ही है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे महान्यायवादी, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था कि जो 4th नंबर पे कौन थे, महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये देश के क्या होते हैं? सबसे बड़े कानून के जो होते हैं ना, कानून अधिकारी बोल सकते हो आप इनको, विधि अधिकारी जो होते हैं वो सबसे बड़े यही होते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद कौन हो गए? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कैग, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया उनको बोला जाता है, ऑडिटर एंड जनरल करके बोला जाता है, ठीक है। तो जो इनके कौन है, तो इसको भी कौन नियुक्त करता है? तो इसको नियुक्त कौन करते हैं? हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन है? उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, इसके जो न्यायाधीश होते हैं और मुख्य न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, जो हमारे इलेक्शन कमीशन हमारे देश का, उसके चुनाव आयुक्त और उसके जो चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा करी जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल एवं प्रशासक की नियुक्ति भी किसके द्वारा करी जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। हमारे जो राज्य होते हैं उनमें राज्यपाल उपराज्यपाल के पद होते हैं, और प्रशासक जो हमारी यूनियन टेरिटरीज होती हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पे कुछ जगह पे प्रशासक और उपराज्यपाल के पद है, तो उनकी भी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और जो हमारा वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। तो इन सबको आप बहुत ही अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बात आ जाती है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, ठीक है। तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट इनके नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्षमादान की शक्तियां होती हैं। क्षमादान में क्या होता है कि जब राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां होती हैं कि वो किसी भी जो एक कैदी होता है उसके लिए कुछ क्षमादान शक्तियों का प्रावधान किया गया, वो उसकी जो फांसी होती है उसको टाल सकते हैं, ठीक है, उनको जीवन दान दे सकते हैं, ठीक है, उनकी सजा को कम कर सकते हैं। तो ये सारी इसके बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जो भारत के राष्ट्रपति ये पेपर में पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो उसमें बार बार राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे कि ये राष्ट्रपति कहाँ के थे, या फिर ये पूछा जाता है कि इन राष्ट्रपति ने क्या स्पेशल काम किया है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो शंकर दयाल शर्मा जी हैं ये कहाँ से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से संबंधित है? भोपाल से संबंधित है, ठीक है। और जो 1952 में भोपाल एक राज्य था अपने आप में, तो वहाँ के ये पहले सीएम भी थे, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। और ये ठीक है, ये हो गए। और इसके अलावा इस टाइप की तो ये पूरी लिस्ट है, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे देश के जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है। दोबारा भी इन्हीं को चुना गया था, ठीक। डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये पहले जो थे मतलब मुस्लिम संप्रदाय के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति थी जिनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? राष्ट्रपति ऑफिस में हुई थी, ठीक है। इसके बाद बीबी गिरी थे। बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला और बाद में पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के पद पर भी शामिल हुए, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद सर थे, ठीक है। ये सारे राष्ट्रपति थे। और जो प्रेजेंट टाइम हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। इनको एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इनसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है, ठीक है। बीबी गिरी, इनके बारे में मैंने बताया, बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति व राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कार्य किया है, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर भी थे ये, तो इनको अच्छे से याद रखिए, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष भी थे, ठीक है। एस राधाकृष्णन को 1954 में, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, और एपीजे अब्दुल कलाम जो सर हैं उनको 1997 में भारत रत्न दिया जा चुका था। तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि इनमें से पूरी आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें बोला जाएगा कि इसमें से किसको भारत रत्न नहीं दिया गया है या किसको भारत रत्न दिया गया है। तो आप ये 4 नाम को अच्छे से याद कर लीजिए। कौन? एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी पूछा जाता है कि ऐसे पहले राष्ट्रपति कौन थे जिसको भारत रत्न दिया गया था? तो कौन थे? एस राधाकृष्णन। इनको राष्ट्रपति बनने से पहले जब ये उपराष्ट्रपति पद पे थे तभी इनको भारत रत्न दे दिया गया था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को बाद में दिया गया था, जाकिर हुसैन को दिया गया, और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में दिया गया। इसके बाद ये राष्ट्रपति भी बने थे देश के, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति की जो वीटो शक्तियां होती हैं, ठीक है।
तो इसमें जो वीटो शक्तियाँ होती है ये किसके संबंध में दी जाती हैं, ये होती है किसी विधेयक में। जब कोई विधेयक लोकसभा में रखा जाता है या राज्यसभा में रखा जाता है और ये लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए पास पहुंचता है, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिससे वो क्या कर सकता है कि उस विधेयक को चाहे तो वो सहमति दे सकता है या फिर उसको सहमति नहीं दे सकता है, ठीक है, उसको अपने पास कुछ समय के लिए रख सकता है, ठीक है। जो पॉकेट वीटो में होता है यही होता है कि वो उसको अपने पास रख सकता है, कोई भी निर्णय देने के लिए उसको कोई बाध्यकारी नहीं कर सकता है, ठीक है। आत्यंतिक वीटो में भी वो अपनी जो है उसको कुछ समय के लिए रख सकता है, ठीक है, या फिर सदन में फिर से पुनः विचार के लिए भेज सकता है। तो इसका वर्णन कहाँ पे किया गया, अनुच्छेद 111 में किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सैन्य शक्तियां, तो भारत के राष्ट्रपति को कुछ सैन्य शक्तियां भी प्राप्त होती है। क्या क्या हो गई, तो जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है ये सेना का भी सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। जो हमारी सेना होती है, जल थल और वायु सेना, इनके जो प्रमुख होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और ये किसके अंडर में काम करते हैं, तो राष्ट्रपति के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट सबसे बड़ा होता है, ठीक है, देश का राजा होता है और इसके अंदर पे जो हमारी सेना होती है वो काम करती है, ठीक है। संसद की अनुमति से किसी युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा कर सकता है, ठीक है। तो संसद की अनुमति से किसी युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं और समाप्ति भी कर सकते हैं। ये अधिकार किसको प्राप्त है, सिर्फ हमारे देश के राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है कि वो युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं और युद्ध की समाप्ति भी कर सकते हैं। लेकिन कब, जब संसद अनुमति देगी, ठीक है। इनको, इनके पास ये खुद के पास अधिकार नहीं होता कि स्वयं करें, जब इनको बोला जाए, जब इनको संसद बोलती है कि आप युद्ध की घोषणा करिए, ठीक है, तब ये कर सकते हैं। और युद्ध समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन संसद के बोलने के बाद, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब लगता है तो ये किस आर्टिकल के तहत लगता है, 352 के तहत लगता है। और कौन लगाता है इसको, तो राष्ट्रपति लगाते हैं, ठीक है। इसकी घोषणा कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। और इसके बारे में जो वर्णन है वो 352 में किया गया है, अनुच्छेद 352 में किया गया है, ठीक है। और कब लागू कर सकते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल हो, ठीक है। किसी राष्ट्र, हमारे राष्ट्र पर विपत्ति आ गई हो, ठीक है, किसी युद्ध की स्थिति चल रही हो या कोई भी आपातकाल आ गया, उस समय पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। फिर हो गया राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राष्ट्रपति शासन क्या होता है, जब किसी राज्य की, ठीक है, हमारे देश का कोई राज्य है, वहां पे यदि शासन की बागडोर सही पे नहीं चल रही, वहां पे, वहां का राज्य में जन विद्रोह हो गया है, ठीक है, जनता ने विद्रोह कर दिया है, ठीक है, जन आंदोलन चालू हो गया, उस समय पे क्या कर सकता है राष्ट्रपति, अपनी शक्ति का प्रयोग, ठीक है, अनुच्छेद 356 में जो उसको शक्ति दी गई है उसका प्रयोग करके यहाँ आपातकाल लागू कर देगा। और यहाँ पे सीधा शासन अब किसका हो जाएगा, राष्ट्रपति का। ना यहाँ के राज्यपाल का कोई ना किसी मुख्यमंत्री का रह जाएगा, ना किसी का, सीधे राष्ट्रपति का शासन रहेगा। किसके द्वारा शासन करेगा, फिर वो सीधे राज्यपाल के द्वारा शासन करता है, ठीक है। इसके बाद कौन हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में। यदि हमारे देश में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कोई वित्तीय संकट आ जाता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो ये लागू कर देता है पूरे देश में, ठीक है। अच्छे से याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक है, हमने भी देखा था कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होती है। तो उस निर्वाचन पद्धति को किस प्रकार की होती है, तो हमारे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को क्या नाम है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसको याद रखें। उसके बाद है राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों व राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। तो अब जो एकल संक्रमणीय मत जो पद्धति, इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें जो जब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन करते हैं तो इसमें संसद के दोनों सदन, ठीक है, संसद के दोनों सदन कौन हो गए, लोकसभा हो गई, ठीक है, राज्यसभा हो गई, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गए, राज्यों की विधानसभाओं, ठीक है, जैसे हमारे पूरे 28 राज्य हैं, इनकी जो विधानसभा है, ठीक है, तो विधानसभा के पूरे सदस्य शामिल हो गए, ठीक है। कितने हो गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है। और दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभा, ठीक है, दिल्ली और, ठीक है, पांडुचेरी, अब उसको पुदुचेरी बोलते हैं, इसकी जो विधान परिषद है, इसके विधानसभा के जो सदस्य हैं वो, क्योंकि ये दोनों यूनियन टेरिटरी हैं और इन्हीं दोनों यूनियन टेरिटरी में क्या है, विधानसभा का जो है प्रावधान है, ठीक है। इनमें विधानसभा, बाकी सभी में विधानसभा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये शामिल होते हैं। और एक बात खास याद रखिए, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते। कुछ राज्यों में, जैसे यूपी में विधान परिषद का प्रावधान भी किया गया है, ठीक है, एमपी जैसे राज्य में विधान परिषद का
का अभी तक प्रावधान नहीं है, तो विधान परिषद है। इस कारण इनकी, लेकिन इनके सदस्य किसमें, इनके सदस्य शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के चुनाव में। तो वह बहुत बार पूछा जा सकता है कि किस कौन कौन शामिल होता है। तो लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे, विधानसभा के सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। और जो दिल्ली और पुडुचेरी है, इसके भी विधानसभा के सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य चुनाव में शामिल नहीं होते, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है कौन कौन शामिल नहीं होते। तो संसद में दोनों सदस्य में मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। मनोनीत मतलब जिनको नॉमिनेट करा जाता है, ठीक है। तो नॉमिनेट कैसे क्या होता है, राज्यसभा में 12 सदस्य हैं, ठीक है। अलग अलग से कला, साहित्य, खेल, इन सब में राष्ट्रपति के पास ही एक विशेष शक्ति होती है, जिसमें वो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है। इनके जैसे और भी लोग हैं जिनको क्या किया जाता है, इनकी संसद में नियुक्ति करी जाती है, या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्री हो गया, इनसे लोगों को किया जाता है। ये कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये कहलाते हैं मनोनीत सदस्य, ठीक है। राज्य विधानसभाओं में भी मनोनीत सदस्य होते हैं, ठीक है। लोकसभा में भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे लोकसभा में आंग्ल इंडो जो होते हैं, आंग्ल इंडियंस होते हैं, इनका यदि जो होता है प्रभावित तौर पे, मतलब इनका यदि कोई नहीं चुन के आया है, या इनका सही से कोई लीडरशिप नहीं कर रहा, तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान है जिसमें राष्ट्रपति इनको नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनका प्रावधान किया गया। ये सब किसके तहत आएंगे, ठीक, शामिल नहीं होते। तो इनमें ये दो पॉइंट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है और कौन कौन भाग नहीं लेता है। तो कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा लेगी, राज्यसभा लेगी, विधानसभा लेगी, ठीक है। और कौन लेगी, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा लेगी। और कौन कौन नहीं लेगा, तो मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे, विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य नहीं लेंगे, और विधान परिषद भी भाग नहीं लेगी, ठीक है। अब भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो सारे यहाँ पे समाप्त होते हैं। इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी आपको स्लाइड्स में दिख रहे हैं, मैं इनकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। आप सिर्फ इतने ही पॉइंट को याद रखिए, कौन सा अनुच्छेद है, क्या क्या शक्ति का विवरण। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन ही पॉलिटी से आते हैं। आप इतना सारा पढ़ेंगे तो आप पूरा सिलेबस सही टाइम पे कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको सिर्फ मेन फैक्ट, और मैं आपको सिर्फ वही फैक्ट लेके आ रहा हूँ जिससे चीजें एग्जाम पेपर में पूछी, पिछले कुछ सालों से पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे क्या, भारत का उपराष्ट्रपति। तो ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति होगा, उसके बाद कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आदि कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद। हमने देखा हमारे देश का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च प्रथम व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्रपति। उसके बाद दूसरा कौन होगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। ये पूछा जाता है कि जैसे अभी हमने देखा था कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में प्रावधान किया गया था, ठीक उसी तरह पे अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनका, ठीक है। जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, जो हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो ही राज्यसभा के, किसके, राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। मतलब राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तो इनकी योग्यताएं क्या होती है, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या क्या हो गई, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक है, एक पॉइंट हो गया, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो, भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है, और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताएं रखते हो, ठीक है। राज्यसभा की जो भी योग्यताएं वो सारी इनको होनी चाहिए कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, ठीक है, भारत के नागरिक हों, कोई भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। ये होगा, तो ये कौन होगा, ये, ठीक है। इसके बाद हो गए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, तो अनुच्छेद 66 के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इसको याद रखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राष्ट्रपति के चुनाव की तरह ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा संपन्न होता है, ठीक है। जो विधि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अपनाई गई थी वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य नहीं लेते हैं, ठीक है। बस इनमें क्या फर्क आ जाता है कि जो संसद है, ठीक है, लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई, ठीक है, इसके सारे सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं, चाहे वो मनोनीत हों या फिर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, वो सारे सदस्य ही भाग लेते हैं, ठीक है। और विधान सभा के
कोई भी सदस्य भाग नहीं लेता है, जबकि राष्ट्रपति में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 67, आर्टिकल 67 में इनके कार्यकाल के बारे में बात करी गई, तो 5 साल का कार्यकाल होता है। ठीक है, अनुच्छेद 69 में शपथ, इनकी शपथ के बारे में बात करी गई है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृतियों का निर्वहन। ठीक है, कुछ ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जब राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए, या फिर राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है, या कोई भी ऐसा कारण हो जाए जिससे राष्ट्रपति उस समय अपने कार्य करने के योग्य नहीं है, तो उस समय पे कौन उसके कार्य का पालन करता है, उनके कार्यों को पूरा करता है, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो अनुच्छेद 70 में इसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति की लिस्ट है। तो हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ठीक है, इनको ये 1952 है। ठीक है, 1952 में बने थे, और ये इनको क्या मिला था 1954 में, सबसे पहले क्या मिला था, तो भारत रत्न मिला था। ठीक है, और ये बाद में क्या बनते हैं, हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बाद क्या बनेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति भी बनते हैं, तो इनके बारे में याद रखना। और इन्हीं के बर्थ डेट पे क्या 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है, तो इनको याद रखें। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ये भी बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। बीबी हुसैन साहब, ये भी बाद में राष्ट्रपति बनते हैं। जीएस पाठक सर, ठीक है, बीडी जत्ती हो गया, एम हिदायतुल्ला हो गया। ठीक है, ये एमपी के पहले जो हमारा हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट है, इसके पहले क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश का पद होता है उसमें कौन थे, एम हिदायतुल्लाह जी थे। ठीक है, ये हो गए, ये पहले ये कार्यभाग भी बने थे, बाद में इनको पूर्ण रूप से उपराष्ट्रपति का पद भी दिया गया था। ठीक है, ये हो गए। अभी वर्तमान में कौन है, वेंकैया नायडू हैं, और इनके पहले कौन थे, हामिद अंसारी जी थे, जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल पूर्ण करे थे। ठीक है, इसके पास कौन, इनके ऊपर कौन थे, बीएस शेखावत जी। तो एमपी के जो एग्जाम्स होते हैं, हमारी व्यापम कंडक्ट कराती है, पीवी द्वारा जो भी एग्जाम्स होते हैं, इनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। यदि आपको लगता है आप ऐसे याद नहीं कर सकते, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इनकी शॉर्ट ट्रिक्स भी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, इसके बाद हो गया भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे फैक्ट वहीं पे खत्म हो गए। हम देखेंगे हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनके बारे में क्या क्या प्रावधान है वो। तो अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, अनुच्छेद 74 जो है उसमें क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति तो है हमारे देश में। ठीक है, अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति तो है, लेकिन ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने बात कही थी वास्तविक जो सत्ता होगी वो किसमें होगी, प्रधानमंत्री में निहित होगी। तो क्या बोला गया कि जो भी इनके कार्य, जो भी इनकी जो शक्तियां दी गई हैं, इनको सहायता करने के लिए क्या होगी, एक प्रधानमंत्री होगा और मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, तो इसका जो प्रावधान है वो किया जाएगा। तो इसकी का प्रावधान अनुच्छेद में कहां बोला गया है, तो 74 में किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अब बात आएगी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की तो किस अनुच्छेद के तहत करी जाती है, तो अनुच्छेद 75 के तहत। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 74 में से प्रावधान किया गया, मतलब 74 में से बात बताई गई है कि भैया ये हमारा देश भारत है, इसमें राष्ट्रपति का पद बना दिया गया, और इस राष्ट्रपति को जो हेल्प है, इसकी सहायता करने के लिए, पूरा देश संभालने के लिए एक मंत्रिपरिषद और उनका एक प्रधानमंत्री चाहिए है, तो उसका जो भी प्रावधान है वो 74 में किया गया है। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब क्या हो गया, इनकी नियुक्ति करनी पड़ेगी, तो इनके बारे में जो नियुक्ति से संबंधित, नियुक्ति, शपथ, बाकी जो भी इनके मुख्य कार्य से संबंधित बातें वो कहाँ पे करी गई है, अनुच्छेद 75 में करी गई है। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखें, अनुच्छेद 75 में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान करता है, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, जब चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो उसमें जो भी दल होता है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ठीक है, इस तरह की जो भी पार्टी होती है, कोई भी दल होता है, राजनीतिक दल होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा सदस्य जिस बहुमत प्राप्त कर लेते हैं, उनका कोई एक जो भी होता है, तो मतलब उनका जो एक प्रधान होता है, उसको राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री के लिए नियुक्त करता है। और फिर क्या होता है, जब प्रधानमंत्री नियुक्त हो गया, तो अब यही प्रधानमंत्री क्या करेगा, अपने दल के कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करेगा कि हमको इनको ये मंत्री परिषद देना है, इनको इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मंत्री बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्री परिषद की भी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, ये हो गया। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। ठीक है, ये हो गया।
और ये पेपर में पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाएगा, तो राष्ट्रपति स्वयं दिलवाते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को जानकारी, मतलब जो भी काम चल रहा है देश में, कोई भी योजना है, कोई भी नीति है, तो इसके बारे में राष्ट्रपति के जो भी काम है जानकारी देने का इसमें प्रावधान किया गया, या फिर राष्ट्रपति भी स्वयं प्रधानमंत्री से इस आर्टिकल के तहत कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। ये हो गए। तो हमारे प्रधानमंत्री से संबंधित ज्यादा प्रावधान नहीं किए गए हैं, सिर्फ ये 3 आर्टिकल हैं, 74, 75, 78। 74 में प्रधानमंत्री का प्रावधान किया गया है। 75 में क्या किया गया है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं इनकी नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात करी गई, और 78 में इनके कार्य बताए गए हैं। ठीक है। बाकी इससे ज्यादा संविधान में इनके बारे में वर्णित नहीं किया गया है। ठीक, वो सारे जो भी राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं, इनका जो वास्तविक रूप से जो यूज करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, ये है। अब इसके बाद कौन हो गए, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। तो संविधान अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है। हमने देखा था अभी जब हम नियुक्तियों की देख रहे थे कि राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते, तो हमने देखा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है। और इनका प्रावधान और इनकी नियुक्ति का जो भी अधिनियम है वो कौन सा है, अनुच्छेद है वो कौन सा, 76। तो याद रखिए, आता है पेपर में कि भारत के महान्यायवादी का किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 76। ठीक है। और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत धारण करते हैं, अतः इनके कार्यकाल की कोई निश्चित अवधि नहीं है। ठीक है। प्रसाद पर्यंत का अर्थ होता है कि राष्ट्रपति द्वारा उनको ये पद दिया जाता है। ठीक है। इसके लिए कोई भी एक विशेष, मतलब जैसे प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन होते हैं, लेकिन इनके लिए ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। राष्ट्रपति को जो भी लगता है, इनकी कुछ क्राइटेरिया दिया जाता है कि इनको इतना नॉलेज होना चाहिए, संविधान के बारे में, हमारे लॉ के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, तो वो सब देख के राष्ट्रपति अपने पसंद के एक व्यक्ति को नियुक्त कर लेते हैं। ठीक है। और उसको किसी भी समय पर हटाया भी जा सकता है, कोई इसके लिए निश्चित अवधि नहीं बनाई गई। चाहे तो राष्ट्रपति उसको 5 साल भी रख सकते हैं, और चाहे तो 5 मंथ में भी उनको हटा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, ये कौन होते हैं, तो ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, मतलब जो लॉ है हमारे देश का, हमारे देश के कानून बनते हैं, इसके सबसे बड़े अधिकारी कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और ये किसके समान योग्यता रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, कौन, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्याय के न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। जो वहाँ के जज होते हैं, उनके समान इनकी योग्यता रखते हैं, उनके समान इनको माना जाता है। ठीक है। लेकिन साथ में ये सर्वोच्च कानूनी अधिकारी भी होते हैं। इनको क्या क्या शक्तियां हैं, भारत के किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार रखते हैं। ठीक है। मतलब ये भारत की किसी भी देश की जो हमारी चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर हाई कोर्ट हो गया, या फिर कोई भी जो हमारे सेशनल कोर्ट्स होते हैं। ठीक है। जिला न्यायालय वगैरह हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं भी जज बन के जा सकते हैं। ठीक है। कहीं भी कोई भी केस की सुनवाई में ये जा सकते हैं, वहाँ पे अपने अधिकार रखते हैं, वहाँ पे जज के पद पे बैठ सकते हैं, क्योंकि इनको क्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण होता है, और हमेशा ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो इस पद के समान योग्यता रखता हो। ठीक है। और संसद के दोनों सदनों एवं समिति में भी जा सकते हैं। ठीक है। इनको ये भी शक्ति प्राप्त है कि ये क्या कर सकते हैं, संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक है। या फिर कोई भी लोकसभा होगी, इसमें बहुत सारी समिति बनाई जाती है। ठीक है। अलग अलग काम के लिए, तो उन समितियों में भी ये जा सकते हैं, इनकी बैठक में बैठ सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। इस तरीके की इनको सबसे विशेष शक्तियां प्रदान करी जाती हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्ट 4, जिसमें हमने क्या देखा, हमारे जो संघ कार्यपालिका है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। इनके बारे में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे हैं। ठीक है। इससे अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब इन्हीं फैक्ट्स को बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए। ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं होता है, जितना कम से कम पढ़िए, बस उन्हीं चीज को बार बार रिवीजन करिए। ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। ठीक है। हमारे साथ बने रहिए, हम उसके बाद भी कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। चैनल, यदि आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले पार्ट्स में। थैंक यू।